तो दोस्तों आज हो गया 22 जुलाई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जाँच की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस जाँच से पहले आबकारी विभाग संभालने वाले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें कट्टर ईमानदार बताते हुए कहा है कि उन्हें जेल और फांसी से डर नहीं लगता है। गुजरात में भी 7 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। पार्टी ने कहा होगी कार्रवाई। जी हां, आपको बता दें कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। गुजरात के 7 कांग्रेस विधायकों ने पार्टी लाइन को धता बताते हुए राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया। आपको बता दें कि विधायकों की तरफ से अवज्ञा ऐसे समय पर की गई है जब इस साल के आखिरी में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने 18 जुलाई के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की पहचान के लिए आंतरिक जांच शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बना चुकी तृणमूल कांग्रेस के फैसले पर कांग्रेस हैरान है। पार्टी का कहना है कि इसकी वजह का पता लगाया जाएगा। खास बात है कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल के इस कदम को विपक्षी एकता के लिए झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में भी 100 से ज्यादा विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट होकर काम करे। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में चर्चा हुई। गुरुवार को सरकार ने सदन में साफ कर दिया है कि टिप्पणी के चलते अरब देशों के साथ भारत के दोस्ताना रिश्ते प्रभावित नहीं हुए हैं। खास बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की तरफ से की गई एक टिप्पणी पर कई अरब देशों ने आपत्ति जाहिर की थी। साथ ही भारत में भी इसे लेकर जमकर प्रदर्शन हुए थे। आपको बता दें कि विदेश मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि अरब देशों के साथ भारत ऐतिहासिक और दोस्ताना रिश्ते साझा करता रहा है जो बीते कुछ सालों में और भी मजबूत हुए हैं। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर को योगी सरकार ने शुक्रवार को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। ऐसे में एक बार फिर उनके योगी सरकार में शामिल होने और मंत्री बनने की चर्चाएं तेज हो गई है। इन चर्चाओं पर खुद ओपी राजभर ने शुक्रवार को स्थिति साफ की है, सुरक्षा मिलने का कारण बताया है और आगे की रणनीति का भी खुलासा किया है। एक चैनल से बातचीत में राजभर ने कहा है कि मुझ पर पहले भी हमले हो चुके हैं, फिर से हमला हो सकता है। ऐसे में सुरक्षा मांगी गई थी, अब मिल गई है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया है। वरुण गांधी ने चिड़िया सलेमपुर नामक जगह पर सड़क के धंसने का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है कि 15,000 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे अगर बरसात के 5 दिन भी ना झेल सके तो उसकी गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। इस प्रोजेक्ट के मुखिया, संबंधित इंजीनियर और जिम्मेदार कंपनियों को तत्काल तलब कर उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। बिहार विधान परिषद के 7 सदस्यों का कार्यकाल गुरुवार को समाप्त हो गया है। इनका कार्यकाल 21 जुलाई तक निर्धारित था। इनके स्थान पर नवनिर्वाचित सभी नए सदस्यों का शुक्रवार को शपथ ग्रहण होगा। इसके साथ ही बिहार विधान परिषद में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी का अस्तित्व समाप्त हो गया है। मुकेश सहनी अपनी पार्टी से सदन में एकमात्र सदस्य थे। राजनीतिक कारणों से वो पिछला व्हिप चुनाव नहीं लड़ सके। उनका कार्यकाल भी 21 जुलाई गुरुवार को समाप्त हो गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस भले 5 नगर निगमों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही, लेकिन उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम बड़ी चिंता लेकर आई है। सूबे में पहली बार किस्मत आजमाने उतरी एमआईएम ने एक नगर निगम में कांग्रेस का खेल बिगाड़ा तो 7 पार्षद भी उसके चुनकर आए। आपको बता दें कि सांप्रदायिक तनाव वाले खरगोन में एमआईएम के 3 पार्षद जीते तो जबलपुर में 2 और खंडवा बुरहानपुर में 1-1 पार्षद जीतकर आए हैं। एमपी के मुस्लिम वोटरों ने निकाय चुनाव में विकल्प के तौर पर एमआईएम को चुना है। मुसलमानों का यही वोटिंग पैटर्न 2023 के विधानसभा चुनाव में रहा तो कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। भाजपा का नेकेड टेररिज्म और भाजपा का नंगा आतंकवाद, ये देखिए शाहिद अली खान को जो किया गया था पूरा का पूरा, बाद में मैं भाजपा ने अब तक जितने लोगों को देशद्रोही आतंकवादी बताया उनकी सारी सूची सामने रखी जाए तो भाजपा बेनकाब हो जाएगी कि भाजपा के साथ क्या क्या संबंध थे और किनको किनको छोड़ा। अधिकांश मामले में लोग आरोप मुक्त हो चुके हैं। अधिकांश मामले में
हमेशा भाजपा चुनाव के वक्त ऐसी चीजों को करके सुर्खियों बटोरने में लगे रहते हैं और चुनावी लाभ उठाकर वो रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। मेरी मांग है कि भाजपा शासित राज्यों में जितने मुस्लिम युवा संगठनों को देशद्रोही या दलित को आतंकवादी या सिख को जो आरोप लगाए हैं, आक्षेप में कानूनी कार्रवाई क्या की, उस पर श्वेत पत्र जारी करे। कितने मुकदमे हुए, कितने की गिरफ्तारी हुई, कितने वर्ष जेल में रहे और कितने कबलों में चार्जशीट दाखिल किया गया, कितने लोगों को सजा हुई, कितने अंततः निर्दोष साबित हुई। अधिकांश मामले में चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुए, सब निकल गए। इस पर हमारी एक कोर कमेटी तथ्य जुटा रही है, सच्चाई सामने लाएंगे भाजपा तो भाजपा मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगी। अब आप हमको एक बात बताइए और इसको जरा ऐसे समझने का प्रयास करिए। भाजपा के लोकतंत्र की कहानी जुमलाबाजी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, स्नूप गेट, गद्दार, गिरगिट, घड़ियाली आंसू, काला दिन, दंगा दलाल, भाजपा ने खुद आईने में देख इन शब्दों का चयन कर राज्यसभा से लोकसभा से एक चिट्ठी फरमाइश किया है कि इस शब्द का प्रयोग लोकसभा राज्यसभा में अब नहीं होगी, मतलब डेमोक्रेसी। और आज की सर्वे है, नाइजीरिया से भी ज्यादा गरीब भारत हो चुकी है नाइजीरिया, और 80.5 से ज्यादा डॉलर का रुपया जा चुका है। यह चर्चा का विषय हिंदुस्तान में क्यों नहीं? एजुकेशन पर 27% टैक्स इन्होंने बढ़ाई, 17% कपड़े पे। महंगाई श्रीलंका से ज्यादा, कुछ स्टेट तो श्रीलंका से ज्यादा कर्जदार हो चुके हैं, जिसमें पंजाब भी है, और भारत 93 से ऊपर। और जब बिहार आए प्रधानमंत्री जी, तो सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष ने प्रधानमंत्री की बड़ाई करने में और उनको वाहवाही करने में कोई कसर बाकी कि मोदी जी